Right now, let's go across to Mr. शैलेश पांडे. शैलेश पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे हमारे साथ हैं इस वक्त, और द बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट. प्रदीप जी, यस वो कहते हैं 370 से कम तो आने का सवाल ही नहीं है. बिल्कुल नहीं जी, पूछ लेते हैं पांडे जी से. पांडे जी नमस्कार. नमस्ते नमस्ते नमस्कार पांडे जी, शैलेश पांडे जी, क्या बात, जबरदस्त लग रहे हो पांडे अरे जी. क्या चमक रहे हैं. मुझे लग रहा है सीधा स्पा से यहाँ पे आ रहे हैं, मसाज वसाज करा के आ रहे हैं यहाँ पे. या कोई लग रहा है नहीं, बिल्कुल. नहीं। कोई बॉलीवुड के शूट करके आए हो या शूट करके आ रहे हैं, हो सकता है. जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादातर समय जनता के बीच में रहता है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सतत क्या बात है. कार्यरत रहता है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो 365 दिन में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, 365 दिन लगातार काम करते रहते हैं. तो आज हम सभी जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा स्रोत है, और हम उनको अपना मार्गदर्शक, अपना नेता, अपना प्रेरणा स्रोत समझकर हम भी जनता के बीच में ही हमेशा जी. रहते हैं. तो 370 पक्के इस बार. 100%, 400 पार राजू. 400 पार एनडीए, 370 आपके. बिल्कुल, तो 300. तो पांडे जी ये भी बता दीजिए, जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, आज की तारीख में महाराष्ट्र में जी कहा जा रहा है, मुझे मालूम नहीं अंदर असल में क्या है, अंदर असल में क्या हो रहा है. अगर कोई बताता भी है तो वो न्यूज़ के ऊपर बताने लायक बात तो होती नहीं है सर. किसी ने अगर कोई कॉन्फिडेंस में बात बताई है तो हमें तो इतने साल हो गए जर्नलिज्म में, हमने तो आज तक कभी किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक किया नहीं है. किसी ने अगर कोई बात बताई है तो वो आगे बताने वाली जरूरत नहीं होती जब तक कि आधिकारिक तौर पर कोई ना बताए. तो अंदर जो खींचातान चल रही थी या चल रही है, जिसके ऊपर मीडिया में चर्चा है, क्या वो खत्म हो गई है? क्या अजीत दादा पवार जी मान गए हैं? क्या एकनाथ शिंदे जी मान गए? क्योंकि मेरी बात इसमें छोटी सी सुन ले, छोटा सा मेरा एक सवाल है और उसमें मेरा एक ओपिनियन भी है, मेरा विचार भी है. मेरा विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूँ. क्योंकि यहाँ पर अगर किसी की विनेबिलिटी है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की. अब आप बोलें बिल्कुल प्लीज. नहीं, बिल्कुल मैं राजीव जी आपके बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा लंबा करियर पत्रकारिता क्षेत्र में रहा है. सहारा समय से लेकर और आज तक आपका जो आरबी के शो आता था वो जो जग विख्यात था, भारत विख्यात ही नहीं सर. आरबी के बिल्डर का नाम है आरकेबी शो है सर. हाँ सॉरी, आरबी के बिल्डर साहब हैं सर. वो तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ के आदमी, लाखों करोड़ के. बिल्कुल आरकेबी शो था जो आपका जी. थैंक यू. वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और आप तो एक सुविख्यात पत्रकार है, बहुत अनुभवी पत्रकार है. तो आपने जो बात कही, मैं आपकी उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर कार्यरत है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि हमको भारत माता को विश्व गुरु बनाना है. हमारी जो विचारधारा है अंत्योदय की विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा अंत्योदय. हमें देश के 140 करोड़वें व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ये विचारधारा है. इस विचारधारा के लिए हम अपने आप को भी, जहां हमें ऐसा लगता है, हम वहां पर सामने वालों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं. और महाराष्ट्र में वही हुआ है कि एकनाथ शिंदे जी को, जबकि कम विधायक और सांसद की संख्या रहते हुए भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी को भी साथ में लिया बड़े मन से, और सबको साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में काम कर रही है. और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि ये चुनावी समय है, तो चुनावी समय में जो भी निर्णय होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कोई हाई कमांड काम करता है. यहाँ कोई हाई कमांड नहीं है. यहाँ चुनाव के समय में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, आप देखते हैं कि रोज मीटिंग होती है. किसी भी प्रदेश में के सांसदों का जब टिकट का बंटवारा है, किसी क्षेत्र के सांसदों का टिकट देने की बात आती है, तो उस प्रदेश की कोर कमेटी और हमारा सांसदीय चुनाव समिति जो है वो बैठती है, और वो फिर निर्णय लेती है कहां पर किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है. और उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि पांडे जी आज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो बिल गेट्स को वो झलक दिखाया, वो विकसित भारत का झलक दिखा दिया. उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये नया भारत है. नया भारत है, जब बच्चा पैदा होता है तो
आई भी बोलते हैं, माँ आई भी बोलते हैं और एआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मोदी साहब ने वो दिखा दिया कि भारत का क्वांटम जंप लिया है, सोच में, विचारों में, दूरदृष्टि में। बच्चा पैदा होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं, आई का बात करता है, बिल गेट्स में चर्चा करते हुए पूरे दुनिया देख रहा है कि भारत कितना विकसित हो गया है। तो ये इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या सचमुच विकसित भारत, बच्चे, नया भारत इस प्रकार से है? पांडे जी। जी बिल्कुल, देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार लाल किले से भी और जनता को संबोधन देते हुए भी, यहां तक कि मन के बात में भी हमेशा ये बात कही है कि हमें अपने देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, भारत माता को विश्वगुरु बनाना है। तो विश्वगुरु बनाते हुए जो नई तकनीक है, उन नई तकनीकों का पूरा उपयोग करते हुए हमें देश को आगे बढ़ाना है। अब उन्होंने जो एआई और आई की बात कही, मैं भी सुन रहा था, मेरे लिए भी वो बड़ा भावुक पल था कि किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व है कि उन्होंने आई एआई की तुलना आई यानी माँ से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं, आप भी, हम सभी लोग महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में माँ को हम आई कहते हैं, देश के अन्य क्षेत्रों में भी, कर्नाटक वगैरह के कई क्षेत्रों में भी माँ को आई कहते हैं। आज माँ से जोड़ना यानी ममत्व से जोड़ना, भावुकता से जोड़ना, यानी देश के विकास को वो मातृत्व, मातृ शक्ति, क्योंकि वो शक्ति के पूजक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसलिए वो शक्ति की उपासक है, इसलिए उन्होंने वो मातृत्व, माँ शक्ति से देश के प्रगति को जोड़ने की जो बात कही, वो सही में सारे देशवासियों का मन जीत लिया, दिल को छू लिया नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने जो बात कही टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई की तकनीक से हम किस तरह से देश को विकसित कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में आज देश दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहा है आईटी सेक्टर में। जो कंडक्टर्स वगैरह पहले हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे चाइना से, हांगकांग से, सिंगापुर से, आज वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी के बहुत सारे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जिसका डेवलपमेंट, जिसका मेकिंग, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आज हिंदुस्तान अपने देश की धरती पर आत्मनिर्भर भारत के रूप में कर रहा है, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर की भावना से कर रहा है। शैलेश पांडे जी, जी जी, जैसे मुंबई शहर है ना आपका, हमारा शहर है मुंबई। जी बिल्कुल, मुंबई जी, MUM, मम, दैट इज मदर Yes. इन इंग्लिश, बा BA मदर इन गुजराती, आई मदर यस, इन मराठी। तो हमारा मुंबई शहर जो है जी, ना, वो बिल्कुल हमारी माँ है। जी, तो मेरा एक माँ कहना है, और वो मुंबा देवी का शहर मुंबा है। देवी जी। लेकिन मेरा जी। सवाल कुछ और है। आप जो हैं, जब जी। तक मुंबई को एक बार फिर देश के विकास में विकसित इंजन नहीं बनाएंगे, तब तक जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जी। बनाने का, वो पूरा नहीं होगा सर। वो यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश से होगा, मानता हूँ, वहाँ की कंट्रीब्यूशन रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको मुंबई को एक बार फिर वही शौहरत देनी पड़ेगी जो उसकी पहले थी। जो आज इंडस्ट्री मुंबई से निकल गई है, जो बाकी सुविधाएं जो मुंबई में होनी चाहिए थी, जो आज की तारीख में उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन नहीं है। बाकी कैपिटल जो है वापस मुंबई में लाना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर कुछ सोच विचार चल रहा है सर? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश की जनता को ये मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि मुंबई के संपूर्ण विकास के लिए किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का और विकसित होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देखेंगे देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो सागरीय सेतु है, अटल सेतु का निर्माण हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने ही भूमि पूजन किया और नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन भी किया। ये क्रेडिबिलिटी है, ये अपनापन है मुंबई के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद जो कोस्टल रोड है, कोस्टल रोड का भी उद्घाटन अभी अभी हुआ है। कोस्टल रोड बनने से भी यहाँ के व्यवसाय व्यापार के लिए, मुंबई के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली होगी। तीसरी बात आप देखेंगे मेट्रो का जो जाल मुंबई के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी को मुंबई का, महाराष्ट्र का मेट्रो मैन कहा जाता है, और उनके नेतृत्व में मेट्रो की जिस तरह से जाल बिछाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
को वो सुविधा मिल सके। और वो सुविधा ऐसी, ट्रेन में नए नए जो वंदे भारत की ट्रेन है, ट्रेन का जो सौंदर्यीकरण है, वहां पर सुविधा लोगों को देना है। जी। और ट्रेन, मेट्रो और बस, ये तीनों सर्विसेज को जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, आम नागरिकों के लिए, ताकि वो एक टिकट निकाल के आदमी वो ट्रेन में भी बैठ सके, ट्रेन से मेट्रो में जा सके, मेट्रो से वो बस में जाए और अपने घर के सामने, ऑफिस से निकले तो वो सीधा अपने घर के दरवाजे तक एक ही टिकट से वो पहुंच सके। ये सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यहाँ पर किया हुआ है और वो चल रहा है। पांडे जी, मगर आप पे आरोप है कि आप दो टाइप ऑफ कानून लगाते हैं। एक है आपका वॉशिंग मशीन, पहले आप आरोप करते हो, लोगों को अपने पार्टी में लेते हो, बड़े बड़े नेताओं को, और फिर इनको क्लीन चिट दे देते हो। आज कल में आपने प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट दे दिया, बोले आपका कोई सीबीआई केस नहीं है, पेंडिंग नहीं है, उसको फाइल क्लोज किया जाएगा। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेतृत्व सब लोग कहते हैं कि यार सीबीआई ने खोटा केस पहले फाइल कर दिया था, कि सीबीआई केस फाइल करने के बाद बोलते कि कुछ आरोप में सिद्ध नहीं हुआ और फाइल कर दी। वही हमने भुजबल साहब के दिखा, प्रफुल्ल पटेल हो गए, भुजबल साहब हो गए, अजीत पवार जी हो गए, 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, मोदी जी प्रधानमंत्री और इतना देश में, दुनिया में उनका नाम है, जब वो बोलते हैं और फिर ये सब फाइल एक के बाद एक पांडे जी क्लोज होते जा रहा है। तो लोगों में ऐसे दिख रहा है कि दो प्रकार के कानून है ऑपोजिशन के लिए और एक हमारे साथ जो आते हैं। तो ये क्या है, ये भेदभाव किस लिए हो रहा है और इतने खुलेआम किस प्रकार से हो रहा है, चिंता का विषय हो गया है। पांडे जी। नाम्बियर जी, देखिए मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन जो विषय माननीय उच्च न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय में है, उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर पहले से और मजबूत हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रहा है। सरकार किसी भी कानूनी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जो देश की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, इनके बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे तो ईडी ने आज जितने भी केसेस दायर किए अन्य नेताओं के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर, इस मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा जो ईडी के केसेस हुए और उससे जो रिकवरी हुई है वो इस गवर्नमेंट के अंदर हुई है। क्योंकि इसके पहले के गवर्नमेंट नोटिस देते थे, उसके बाद केस कहां जाता था कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर 100% रिजल्ट दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने अभी कहा है ईडी के बारे में कि आप जान के सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते रहते हैं ताकि केस चलता रहे और जिस शख्स को आपने जेल में रखा हुआ है उसको बेल ना मिले। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है लास्ट वीक की, सर, मेरी नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना का बेंच था, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस वेंकटेशन, यस, ऑल दीज 3 जजेस, इनकी ये नोटिंग थी। साथ में ये भी कहा गया कि जो कन्विक्शन रेट है ईडी का, ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने दुरुस्त फरमाई है। पहली बार इतने ज्यादा रेड हुए हैं, आज तक कभी इतने रेड नहीं हुए, लेकिन सर रिकवरी हुई है, देश को फायदा हुआ है। रिकवरी कहां तक सर, वो रिकवरी उसके ऊपर अभी तक बहस हो रही है कि जब तक केस डिसाइड नहीं होता क्या वो रिकवरी वाजिब है या नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। आपका कन्विक्शन रेट 2% है सर, लेस देन 1.98% है कन्विक्शन रेट जो है। और वो कन्विक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि केसेस कम हैं। अभी तक 23 केस तो डिसाइड हुए हैं पूरे के पूरे। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, ईडी बनाया गया था देशद्रोहियों के लिए, ईडी बनाया गया था इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ईडी बनाया गया था ड्रग्स के लिए और टेररिज्म के लिए। आज ईडी इस्तेमाल हो रहा है हर छोटे छोटे बिजनेसमैन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है सर। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी लताड़ा ईडी को पकड़ के, आप हर जगह पे 120B लगा देते हैं। 120B इज कंस्पिरेसी। अरे भाई कंस्पिरेसी प्रूव तो कीजिए। आज की तारीख में हर जगह 120B, हर जगह फ्रूट्स ऑफ क्राइम। उससे क्या होता है कि जो ईडी का एक जो खौफ था, एक डर था और एक जो रिस्पेक्ट थी, वेरी फ्रैंकली सब वो जरा कम हो गई है। आप देखिए ना भुजबल साहब के केस में ईडी आके बोलते हैं कि साहब हमसे तो फाइल खो गई। ये क्या हुआ सर?
भुजबल साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं आज तक बिलीव करता हूं कि भुजबल साहब की कोई गलती नहीं है, भुजबल साहब को फंसाया गया है। और जो मुझे मालूम है, जिस दिन भुजबल साहब मुझे इजाज़त दे दें, मैं आज पूरी की पूरी कहानी आज डालने को तैयार हूं सबके सामने। अभी तक उन्होंने बोला ज़रा चुप रहिए, ज़्यादा मत बोलिए, और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने नेता को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। भुजबल साहब की कोई गलती नहीं है उसमें, मानता हूँ मैं, लेकिन सर फाइल कैसे खो सकती है? पांडे जी आप ही बताइए ना, बताइए, यू बी फेयर प्लीज। हाउ कैन द फाइल जस्ट यू नो गेट लॉस्ट? पांडे साहब बताइए प्लीज। देखिए कैसा है राजीव जी कि ईडी का ज्यादातर जो केसेस होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होते ही वो चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे सरकार के काम में लेन देन का विषय रहा हो, चाहे वो बिजनेसमैन बड़े हो उनके लेन देन का विषय रहा हो, और जहाँ पे ईडी भी खुद से जाके तो कार्रवाई करती नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई जाके कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट होता है, फिर उसकी तहकीकात होती है। ये पहले एफआईआर होना चाहिए सर, कोई और एजेंसी एफआईआर करती है फिर ईडी आती है अंदर। तो वही तो जी। पहले उनको जब केसेस होंगे तो ही ईडी को मालूमात जी, पड़ता दुरुस्त है बात। और ईडी का रोल वहां पे शुरू होता है। लेकिन राजीव जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस पर हायतौवा मचाते हैं, विरोधी पक्ष या विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, आज अगर मैं उनका कच्चा चिट्ठा बोलने जाऊं, पिछले 10 सालों में उन्होंने 10 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 1,76,000 करोड़ का तो स्पेक्ट्रम घोटाला है, 10 लाख करोड़ का तो सर कहाँ मिला है। ऐसे कम से कम 150 घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस मुंह से जो जी। देश के जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इन पर किस तरह से वो प्रश्न चिन्ह उठा? उनको तो संवैधानिक रूप से, नैतिक रूप से कोई अधिकार ही नहीं है विषय पर बोल के, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि, और मैं इससे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झाटी है। कांग्रेस की वजह से आज देश, सर आज कांग्रेस सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही है। आज कांग्रेस सिर्फ ये बात कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा आपने पहले ईडी का रेड कराया, सीबीआई का रेड कराया, इनकम टैक्स का रेड कराया, और उसके बाद लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके आपको दे दिए, और उसके बाद सारे रेट बंद हो गए। ये कहा जा रहा है सर पांडे साहब। ये कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही करती है, इसके अलावा कुछ करती नहीं है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो हमने हमेशा कहा है कि हम देश के अंदर कोई भी काम करेंगे वो पारदर्शिता से करेंगे, प्रामाणिकता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम पारदर्शिता की बात करते हैं, हम प्रामाणिकता की बात करते हैं, क्योंकि हमारा लेना देना जो है देश के 140 करोड़ नागरिकों से है। हमें जनता को न्याय देना है, क्योंकि जनता हमारे लिए माई बाप है, जनता जनार्दन है। एक शख्स है, शायद उनका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है परकला प्रभाकर, इकोनॉमिस्ट हैं जी, जेएनयू में थे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी थे, उसके बाद कांग्रेस के भी थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, माताजी एमएलए रह चुकी हैं 20 साल के लिए। उन्होंने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड इज द बिगेस्ट ग्लोबल स्कैम, ऐसा उन्होंने कहा है, नॉट जस्ट अ स्कैम, नेशन वाइड स्कैम, इट्स अ बिगेस्ट ग्लोबल स्कैम। ये शख्स जो है सर, ये आदरणीय सम्मानीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के पति हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। और आगे जाके कहा कि चंदा दो धंधा लो, ये प्रभाकर टेका लो, ये क्या हो रहा चंदा है? दो, सर, हफ्ता वसूली, फिर शेल कंपनियों से चंदा, यानी एक के बाद एक आरोप जो लग रहे हैं। तो ये प्रभाकर साहब सर, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये जरा आप समझाइए, मेरी समझ के बाहर है। His wife is the finance minister, for God's sake. What's going on here, sir? ये क्या हो क्या रहा है ये? देखिए राजीव जी, ये देश स्वतंत्र है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, पूरी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का जो नियत थी वो एकदम साफ और पाक है। हमारा यही नियत है कि इसके अंदर पारदर्शिता आना चाहिए। इलेक्ट्रिक बोर्ड, अच्छा आज ये कांग्रेस वाले जो है तो वो मचा रहे हैं, इनके ही जो मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने ये पहले मांग की थी इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और आज जब चीजें हो गई है तो उस पर फिर हायर तबाह मचा रहे हैं। ये तो चढ़ भी मेरा पट भी मेरा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के फोन बीजेपी को डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल का फोन में पूरा स्ट्रेटेजी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोड नंबर उस फोन का जो है पासवर्ड इसलिए चाहिए
उनको नहीं चाहिए, ये बीजेपी को चाहिए। कारण बीजेपी डरता है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है उस फोन में है, केजरीवाल जी के फोन में है। उस केजरीवाल जी के फोन में पंजाब, गुजरात, आसाम, दिल्ली, ये चारों स्टेट में जीतने का स्ट्रेटेजी क्या है वो पूरा उस फोन में है। ईडी राजनीतिक हथियार है, आम आदमी पार्टी का कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राजनीतिक हथियार है जिसमें से ये स्ट्रेटेजी निकालकर बीजेपी को देना है। तो ये आरोप आज ही लगाए आम आदमी पार्टी की बीजेपी का स्ट्रेटेजी है, वो केजरीवाल जी के फोन में जो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी ऐडना चाहता है, लेना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो गया और फोन का जांच शुरू कर दिया है। पांडे जी। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी किसी से भी डरती नहीं है, और मैं तो पूरे दावे से कहता है कि हम केजरीवाल क्या, केजरीवाल जैसे लाखों लोगों से डरते नहीं, किसी के बाप से डरते नहीं। लेकिन अटल जी की मुझे वो बात, वो पंक्ति अभी भी मेरे दिमाग में बैठी है, मेरे दिल में बैठी है। अटल जी हमेशा कहते थे कि हमें डर लगता है अपने नाम, अब से हमारे नाम पर कोई उंगली नहीं उठाए, हमारे काम पर कोई उंगली नहीं उठाए, हमें लाज से डर लगता है। तो इसलिए हम प्रामाणिक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, भारत माता के भक्त हैं। भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी लोग संघर्षरत हैं, काम कर रहे हैं। तो भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए अगर कोई भी केजरीवाल जैसा भेड़िया, शेर की खाल में भेड़िया है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता था, और आज उसकी पूरी पार्टी, उसके चार मंत्री जेल के अंदर हैं, मुख्यमंत्री होकर भी वो खुद जेल के अंदर है, उसके कई नेता उसका साथ छोड़ दिए हैं, वो अन्य पार्टियों में जा रहे, और आज वो किस मुंह से ये लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं तो देश की जनता को बताना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जो उनके गुरु थे, अन्ना हजारे जी, जिनके आंदोलन के कारण केजरीवाल जी तो ऐसे झूठे आदमी हैं, वहां पे आंदोलन में बैठे थे जब अन्ना हजारे जी के साथ ये निर्णय हुआ था कि हमारे में से कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा, सबने कस्में खाई थी कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी ये राजनीति में आए और आकर सीधा मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सतत भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी किस तरह का, शराब नीति का, देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को शराब में झोंकने का, शराबी भ्रष्टाचारी, देश को अनैतिकता में झोंकने का भ्रष्टाचार किया। दिल्ली की जनता, देश की जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल का ढोल का पोल फट चुका है, केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। पूरे देश ने केजरीवाल के इस ढोंगपन को, झूठपन को और भ्रष्टाचार को देख लिया। शैलेश पांडे जी, लेकिन अभी विश्लेषकों के मुताबिक विश्लेषण ये आ रहा है कि आपने तो जान करके मदद करी है अरविंद केजरीवाल की, लग तो मुझे ऐसा रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उनको जेल भेजा है आपने, कहा यह जा रहा है इस बार उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत अच्छी रहेगी, पंजाब में काफ़ी सीटें जीत करके वो आएंगे, यानी कांग्रेस नहीं जीतेगी। ये सब काम आप लोगों ने केजरीवाल को मदद करने के लिए किया है। शैलेश पांडे जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल है, मैं इसे बिल्कुल सरासर गलत कहूँगा, और हमारे लिए तो इंडी अलायंस की सभी पार्टियां हमारे लिए तो एक तरह से अपोजिशन है, वो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे हम किसी को किसी भी प्रकार से मदद चलाएं, और जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमारे खिलाफ लड़े या ना लड़े, ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ लड़ रहे। अगर देश का पैसा कोई खा रहा है, देश में शराब नीति पैसा लेके भ्रष्टाचार करके बना रहा है, देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो देशद्रोही है, देश के खिलाफ है। और हम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखने वाले। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है सर, एक चीज तो माननी पड़ेगी प्रदीप जी, ये मैं चाहूंगा कि शैलेश पांडे जी इस पर भी जरा सा कमेंट करें। वैसे कमेंट करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना चाहें तो करें। आदरणीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक चीज बहुत पते की बात करी, वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली विद रिगार्ड टू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। सर, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है उच्चतम न्यायालय के हुक्म के बाद, उससे ये तो मालूम पड़ा है कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले हैं। चलिए, बीजेपी को 6000 करोड़ मिल गए या जितने भी मिल गए, किसी को 1800 करोड़ मिल गए, किसी को 1000 करोड़ मिल गए, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो आई है। इसके पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता था इसके पहले तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था किसको 10,000 करोड़ मिल रहे हैं, किसको कितने मिल रहे हैं। जी बताइए शैलेश पांडे जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं राजीव जी। देखिए, अमित शाह जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा
आज जो 20,000 करोड़ रुपए आए जी उसमें से 4,000 करोड़ अगर बीजेपी को बता रहे तो जी। ये 16,000 करोड़ रुपए 14,000 यार 14,000 सॉरी 14,000 जी। करोड़ रुपए जी। तो अन्य विपक्षी पार्टियों को भी मिले हैं। मिले। इसमें सबसे ज्यादा टीएमसी को मिला है, डीएमके को मिला है, कांग्रेस को मिला है, आरजेडी को मिला है, शिवसेना को, हर एक को मिला, आम आदमी पार्टी को भी मिला है, आम आदमी पार्टी को भी सबसे ज्यादा मिला है। ज्यादा नहीं 2 या 3 करोड़ मिले लेकिन मिले ठीक है, लेकिन सभी को मिले ना। जी, मिले। हमारी भूमिका क्या थी कि हमें पारदर्शक इलेक्टोरल ये सिस्टम बनाना था, क्योंकि उसमें ब्लैक मनी नहीं आए, उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी पैसा दे पता तो चले कि किसने पैसा दिया, क्या दिया। चलिए उसमें और किसको कितना आया कि अभी और किसको कितना आया जी। अभी ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सभी लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारी नियत और नीति दोनों साफ है और इसीलिए हम प्रामाणिकता के साथ सुप्रीम कोर्ट का कौन सा निर्देश अभी आना है विषय है। सर सुप्रीम कोर्ट का भी कौन सा निर्देश आना है? सुप्रीम कोर्ट का तो निर्देश आ गया, उन्होंने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलीगल है, खत्म कीजिए इसको, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी और किस निर्देश की इंतजार कर रहे हैं आप सर? नहीं, अभी इसके वजह से कई लोग और वहां पर कोर्ट में अपनी बात रखने वाले हैं, वो बात रखी जाएगी, फिर उसके बाद जो भी फाइनल जजमेंट आएगा पांडे जी आज उसके बाद हम फाइनल जजमेंट। ओके प्लीज गो अहेड। आज जिस प्रकार से मोदी जी और बिल गेट्स के जो आपस में चर्चा कर रहे थे, पूरे देश दुनिया देख रहे थे, एंड उसमें मोदी जी एक चीज को बहुत ढंग से हाईलाइट कर दिया, उनके जो जैकेट वो रिसाइकल जैकेट है, वो रिसाइकल जैकेट है, रिसाइकल कपड़े और रिसाइकल प्लास्टिक के जैकेट है। तो ये पूरे दुनिया जो बोलते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमको कुछ ठोस कदम उठाने हैं, हमको रिसाइकल वेस्ट को किस प्रकार से, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने वो जैकेट पहन के पूरे विश्व में एक संदेश भेज दिया है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हमारा प्राइम मिनिस्टर वो जैकेट रिसाइकल जैकेट पहन के चलते हैं, जहां प्रदूषण को ठीक करना हो, प्लैनेट अर्थ को बचाना हो, एक जबरदस्त संदेश। इसको कैसे देखते हो आप पांडे जी? जी प्रदीप जी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आज के दिन में विश्व नेता हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान के नेता नहीं, विश्व नेता है। पूरी दुनिया उनको आशा भरी निगाह से देखती है पूरे विश्व के लिए, और ये हम सभी के लिए बड़ा ही गर्व की बात है, क्योंकि मोदी जी ने और हमारे देश का ये हमेशा से नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम का। आज G20 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 हुआ, भारत गौरवान्वित हुआ और देश का चर्चा, मोदी जी की चर्चा पूरे विश्व में फैली। और मोदी जी के जो विचार है ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना और सोलर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना, IT सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाकर भारत को आगे बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति नरेंद्र मोदी जी बहुत ही संवेदनशील है। इसके कारण उन्होंने सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, कर्मों से करके भी दिखाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कर्म योद्धा है, कर्म पुरुष है, विकास पुरुष है, इसीलिए उन्होंने वो रिसाइकिल तो आप ये चलते बता आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि बात करते हुए किस तरह से संवेदनशीलता से वो बिल गेट्स से बता रहे थे, माँ को भावनात्मक तरीके से वो मातृत्व को, शक्ति को उन्होंने AI से जोड़ा, वो बताया। ये सारी चीजें हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया। लेकिन शैलेश पांडे जी ये बता दें कि अभी महाराष्ट्र की 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को कितनी सीटें आ रही हैं? 48 में से कितनी? पिछली बार 41 आई थी, पिछली बार 41 आई थी, याद रख लीजिए सर। हमारा जो इस बार टारगेट है वो 45 सीटों का टारगेट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महायुति भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे जी की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी की, और हमारी जो छोटे पार्टियां हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष है और अन्य पार्टियां, सभी मिलकर 45 से अधिक सीटें लाएंगी और क्लीन शिप महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ है। लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में सर, पूरे हिंदुस्तान में हम 400 पार करेंगे, एनडीए 400 पार करेगी और देश की जनता 370 सीट देगी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट देश की जनता देने जा रही है। और राजीव जी
आपको आश्चर्य जब हम मिलेंगे, जब ये रिजल्ट आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 से भी अधिक सीटें मिल सकती है। आज देखिए, मैं बड़े ही रोमांचित होकर जम्मू कश्मीर में कश्मीर के मुसलमान भाई और बहनें को इंटरव्यू को देख रहा हूं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान भाई बहन मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमें, आज तक वहां पे पत्थरबाजी होती थी, आज तक वहां पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, और यही पीडीपी के महबूबा मुफ्ती कहती थी 370 हटेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ऐसी दो देशद्रोहपूर्ण बातें करने वाली पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज वहां गायब हो गए। वहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी। और पीडीपी तो आपकी अलायंस पार्टनर है, उनको तो मत कोसिए, उनकी वजह से तो आप आए जम्मू कश्मीर में। आज तो नहीं है ना सर, आज तो नहीं है ना। आज लेकिन चलिए, कश्मीर, आपको बहुत कश्मीर और कश्मीरियत नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर की तो ये चमत्कार है ना सर, ये चमत्कार है, 2 करोड़ से ज्यादा, ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक गए पिछले साल कश्मीर में, 2023 में। हाईएस्ट फुटफॉल वो सिंस इंडिपेंडेंस। सर 1947 से आज तक सबसे ज्यादा पर्यटक पिछले साल गए कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं। राजू जी, पिछले 40 साल से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला था, अभी पिछले साल मुहर्रम का जुलूस निकला, चमत्कार हुआ है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का चमत्कार है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता शासन का, हमारे प्रामाणिक विचार का। मैं उम्मीद करता हूं शैलेश पांडे जी, 4 जून को आप अपने आप को जरा फ्री रखेंगे थोड़ी देर के लिए हमारे लिए, जब रिजल्ट आ रहे होंगे आपसे बात करने में बहुत मजा आएगा कि 370 आई या 470 आई या 270 आई, देखना पड़ेगा। ठीक है सर, नमस्कार, जय हिंद, जय बहुत अच्छा जय अनपेक्षित रिजल्ट आएगा और अच्छा है। जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हर हर राम, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Whether the PDP was a partner of the BJP, you can't just attack your former partner. I mean, they were there with you, both. The BJP will Mufti say Mohammad Said Saab and circumstantial agreements and सर disagreements. जो भी है, सर जो भी अलायंस में तो थे ना यार, मतलब ये ऐसा क्या, this is in bad taste, very frankly speaking. But there's no doubt that Prime Minister Modi has turned Kashmir into something valuable, an asset for the nation. Article 370 abrogation, schools, theatres, trade, commerce, everything flourishing there, and the people accepting it. Moharram procession, as you always say, one of the stars out there, medals. These things never happened in Kashmir, and things. अरे भाई, शिवरात्रि की सेलिब्रेशन हुई, मुहर्रम हुआ, अभी होली की सेलिब्रेशन हुई है, न जाने और कुछ हुआ है, तो थोड़ी बहुत नॉर्मलसी तो आई है उसमें। And the people suddenly have agreed to the very fact that India के साथ जुड़ने से हमारा भला ही है। अरे पीओके के भी लोग बोल रहे हैं कि इधर जाहिल देश के साथ, पाकिस्तान के साथ संबंध रखे, वहाँ खुद ही सब कुछ बर्बाद है, and कश्मीर को भी बर्बाद कर देंगे।